क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थियरी हम लोग स्टार्ट किए थे और दोस्तों हम बोले थे कि अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हालत खराब है, अगर आप सबका हालत टाइट है, तो आप लोगों को थियरी भी करके जाना पड़ेगा। बिकॉज थियरी से 40 से 45 मार्क्स का थियरी आएगा। एफएम में 40 से 45 मार्क्स का थियरी आएगा और हमने ऑलरेडी आप लोगों को ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट, जहां से सबसे ज्यादा 10 से 15 मार्क्स का थियरी आएगा, वो करवा दिया आप लोगों को। वो करवा दिया आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, सब कुछ करवा दिए। अब आज हम लोग एफएम का थियरी का पार्ट बी करने वाले हैं। अब देखते हैं ये पार्ट बी में कितना थियरी हम लोग कवर कर पाते हैं। आइए, तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये एफएम थियरी पार्ट बी है। काइंडली भाई, काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर लाइक नहीं करोगे तो भाई मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तुम्हारे लिए वीडियोस नहीं लाऊंगा, सीधा सा बात है। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस बराबर आए, बहुत बखूबी तरीके से आए, तो आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट शेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा भाई। लिवरेज का यहाँ पार्ट ए हो गया है ऑलरेडी। प्रैक्टिकल भी चला रहा है, थियरी भी चला रहा है, ऑडिट भी होगा, आईएफएस भी होगा। सब कुछ साथ साथ चलाने में एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि अभिषेक भैया मेहनत सच में करते हैं, बुखार है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, शरीर में पूरा कमजोरी है, फिर भी आप सबके लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, फिर भी आप सबके लिए हर एक कंटेंट देने की पूरी की पूरी प्रयास चल रही है हमारी। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और अगर ये सब सारे नोट्स लेने हैं, संजीवनी बूटी के नोट्स लेने हैं, तो काइंडली हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के रहिए आप लोग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग प्लीज वो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, ये तीन जगह जुड़ के रहिए, फायदे में रहिएगा। नहीं तो 7 8 में आपको अपडेट कौन देगा? अब 7th और 8th आपको पढ़ाएगा कौन? इसीलिए जुड़ के रहिए, ठीक है। आइए, आइए बेटा, जल्दी से आइए। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थियरी का आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ कैपिटल। कि बिजनेस के लिए कैपिटल लाए तो लाए कहां से? भैया बिजनेस के लिए हमको चाहिए कैपिटल, तो बिजनेस के लिए कैपिटल आएगा तो आएगा कहां से? आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा का क्या सोर्स है, मतलब वो बिजनेस के लिए जो कैपिटल लाएंगे, कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू बिजनेस का कैपिटल हम जुगाड़ करेंगे, इसका हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस है। भीख मांग के पैसा ला सकते हैं, अपने फैमिली सेविंग से पैसा ला सकते हैं, फैमिली वाले से मांग सकते हैं। तो अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको कैपिटल चाहिए, तो हजारों सोर्सेस रहते हैं। आपको खोजना है कि कौन से सोर्सेस से मैं पैसा लेके आ सकता हूं। क्या मैं शेयर को इशू करूं? अरे क्या मैं इक्विटी शेयर इशू करूं? क्या मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूं? क्या मैं डिबेंचर इशू करूं? क्या करूं? मैं कहां से लाऊं पैसा? तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोला डिस्कस टर्म लोन एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। अपने को समझाना है कि ये टर्म लोन क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, टर्म लोन का मतलब ये समझिए, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप फिक्स्ड पीरियड के लिए कोई लोन ले रहे हो, फिक्स्ड पीरियड के लिए कोई लोन ले रहे हो जिसका ईएमआई आप हर महीने भरते हो। आप एक अगर बिजनेस कर रहे हो और आप फिक्स्ड पीरियड के लिए लोन ले रहे हो, मतलब कि 5 साल 10 साल के लिए लोन ले रहे हो, और जिसका ईएमआई आप एवरी मंथ भर भर रहे हो, हर महीने आप उसका ईएमआई भर रहे हो, हर महीने 1,000 रुपए करके, 2,000 रुपए करके या 3,000 रुपए करके ईएमआई भर रहे हो, तो उसको अपने लोग बोलते हैं टर्म लोन। सीधा सा बात है, टर्म लोन क्या है? तो जब कोई बिजनेस या कंपनी बैंक से लोन लेती है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, और उसका ईएमआई, उसका इंस्टॉलमेंट हर महीने भरती है, हर महीने उसका ईएमआई कटता है, कटता है, कटता है, कटता है, कटता है। कटने से याद आया, कटा तो तुम्हारा भी था, जो भी हो। तो हर महीने अगर ईएमआई कटता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? टर्म लोन। जैसे मान लीजिए एसबीआई से मैंने एसी खरीदने के लिए लोन लिया, एसबीआई से मैंने फ्रिज खरीदने के लिए लोन लिया, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लोन लिया कि 5 साल के अंदर अंदर चुका देंगे, और हर महीने मेरा ईएमआई कटता है, हर महीने ईएमआई कटता है, तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? टर्म लोन। उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? टर्म लोन। तो आइए इसको रीड करते हैं।
तो टर्म लोन इज ए लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या लैंग्वेज है भाई, कितना इजी लैंग्वेज है। इतना इजी लैंग्वेज में नहीं पढ़ पाओगे तो क्या पढ़ पाओगे, इतना इजी लैंग्वेज है। इसीलिए बोलते हैं संजीवनी बूटी से पढ़िए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। ए टर्म लोन is a loan obtained from bank or financial institution for a fixed period to finance long term business needs such as purchase of machinery। अगर आपको मशीन खरीदना है, अगर आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट को, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, प्लान्स के लिए लोन्स लेना चाहते हो, किसी के लिए भी आप लोन ले सकते हो। अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो, बिजनेस का कोई सा भी काम के लिए लोन ले सकते हो कि साहब जी हमको मशीन खरीदना है, उसके लिए लोन लेना है। साहब जी हमको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए लोन लेना है। साहब जी हमको बिजनेस का एक्सपांशन करना है, उसके लिए लोन लेना है। ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए लोन लेते हो बैंक से एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, और उसका ईएमआई हर महीने कटता है, हर महीने ईएमआई कट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टर्म लोन। सो टर्म लोन आर जनरली रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो टर्म लोन जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे किया आता है, और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, मतलब उसका ब्याज भी लगता है, आप लोगों को ब्याज भी भरना पड़ेगा, आप लोगों को ब्याज भी भरना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, ये सर इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? सो टर्म लोन मे बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन द रीपेमेंट पीरियड। अब टर्म लोन का मतलब क्या है? वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, 1 साल के अंदर अंदर लोन चुका देना, या 5 साल के अंदर अंदर लोन चुका देना, या 10 साल के अंदर अंदर भी लोन चुका देना, ऐसा भी होता है नॉर्मली। तो टर्म लोन जो होता है वो शॉर्ट टर्म भी होता है, मीडियम टर्म भी होता है, और लॉन्ग टर्म भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रीपेमेंट पीरियड। आइए, फीचर्स, फीचर्स ऑफ टर्म लोन। ये टर्म लोन के भैया फीचर्स क्या है, जरा खासियत बताइए टर्म लोन का भैया, खासियत आप बताइए। पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तभी आईएफए में पास हो पाइएगा, तभी मेरा दुआ आपके साथ रहेगा भैया। लाइक करना पड़ेगा, यहाँ पे आए हो तो लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी एग्जाम्स की कसम। फटाफट से लाइक कीजिए। आइए देखिए, सो टर्म लोन का सबसे बड़ा फीचर, लोन इज प्रोवाइडेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। तो टर्म लोन में लोन क्या होता है? एक फिक्स्ड पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब चुकाना, लो भैया तुम जाओ जब मर्जी तब चुकाना, ऐसा बैंक नहीं बोलता है। बैंक बोलता है कि एक फिक्स्ड पीरियड में हम तुमको 5 साल का मौला देते हैं, 5 साल के अंदर अंदर चुका देना पूरा पैसा, नहीं तो तुम्हारा घर आके मारेंगे डंडे। अब कहाँ पड़ेंगे डंडे वो पता नहीं। तो लोन इज प्रोवाइडेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। अच्छा, रीपेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में होता है, रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है, हर महीने हम क्या बोले, कटता है। क्या कटता है हर महीने? ईएमआई। हर महीने कटता है, ईएमआई कटता है टर्म लोन में, ठीक है। फिर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट में इंटरेस्ट चार्ज होता है, जैसे कि मान लो कि 50,000 का आपने लोन लिया, उस पर 8% इंटरेस्ट चार्ज होगा, 8%, 10% इंटरेस्ट चार्ज होता है। यूजुअली सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आप बैंक में जाते हो, अगर अगर आप बैंक में बोलते हो कि हमको लोन चाहिए, हमको 50 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक बैंक वाला क्या ऐसे ही दे देगा क्या लोन? आप बैंक में गए और बैंक में बोले कि साहब जी हमको 50 लाख का लोन चाहिए, ऐसे ही निकाल के दे देगा क्या? बोलेगा गिरवी रखो, गिरवी रखो अपना असेट, अपना सोना वोना गिरवी रखो, तो गिरवी रखना पड़ता है वहां पे। यूजुअली सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी का कोई भी असेट है, कंपनी का कोई भी असेट है, उसके अगेंस्ट आपको क्या रखना पड़ेगा? गिरवी। एंड मेनली यूज्ड फॉर द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक मिनट। हाँ, ये फिक्स्ड फिक्स्ड असेट के लिए यूज होता है नॉर्मली, ठीक है। सिंपल सा बात है कि ये लोन लोन किस लिए ले आता है? लोन बिल्डिंग के लिए, प्लांट के लिए, मशीन खरीदने के लिए ले आता है, कि मशीन खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट खरीदना है, ठीक है। एक बिजनेस के फिक्स्ड असेट के लिए, फिक्स्ड असेट के लिए लिया आता है, एक बिजनेस के फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए लोन लिया आता है। तो टर्म लोन समझ गए? जब एक बिजनेस बैंक से फिक्स्ड पीरियड के लिए लोन लेता है, जिसका ईएमआई हर महीने कटता है और जिस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपने लोग टर्म लोन। इसका फीचर्स भी आप लोग को समझा दिए। ये एडवांटेजेस, इसका क्या क्या एडवांटेजेस है, इसका क्या क्या फायदा है? तो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस, एक कंपनी को एक साथ ही बड़ा अमाउंट ऑफ फाइनेंस मिल जाता है, उससे वो कंपनी सारा का सारा काम कर सकती है।
एक बिजनेस के लिए ये फायदे की बात है कि एक ही बार में उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स मिल जाएगा। वो फंड से वो बहुत कुछ कर सकता है, अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है, अपना बिजनेस को वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ा सकता है, वो करोड़पति बन सकता है। ओनरशिप कंट्रोल रिमेन सेफ। लोन लेने से कंपनी का ओनरशिप या शेयर होल्डर का कंट्रोल सेम रहता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोन ले लिए तो शेयर होल्डर्स जो कंपनी का था वो अब शेयर होल्डर्स नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो शेयर होल्डर का ओहदा है, जो शेयर होल्डर का पोजीशन है, वो सब सेम है। आप बस लोन लिए हो। ठीक है। अनलाइक इक्विटी शेयर्स, टर्म लोन डू नॉट अफेक्ट द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है। मतलब कि आप कितना भी लोन लिए, लेकिन ओनरशिप को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। आप मालिक अभी भी हो, कल भी थे, परसों भी होंगे। आपने लोन लिया तो फर्क क्या पड़ेगा? आप मालिक हो, आप उस कंपनी के मालिक हो। वो मालिकाना पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सा बात है। फिर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लिवरेज चैप्टर में प्रो बैच में आप लोगों को पढ़ाए थे ना कि आप लोग अगर लोन लेके काम करते हो, आप लोग अगर एक बिजनेस को लोन लेके काम करते हो, मतलब आधा आधा इक्विटी से चलाते हो, आधा लोन लेते हो, तो आपका जो बिजनेस है वो उसको बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट मिलता है। लोन का इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। लोन का जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है, तो टैक्स से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपका बहुत सारा टैक्स बच जाएगा। जितना इनकम कमाओगे, जितना ज्यादा इनकम दिखाओगे, उतना टैक्स ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर लोन का इंटरेस्ट में कुछ एक्सपेंसेस आपका चला जाता है तो टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है नॉर्मली इधर। ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन द टर्म लोन इज अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस एंड रिड्यूसेस टैक्स बेनिफिट। फिर फ्लेक्सिबल रिपेमेंट, कि जैसे चाहो वैसे रिपे करो, ईएमआई पे रिपे करो। हर महीना थोड़ा थोड़ा करके ईएमआई पे आप रिपे कर सकते हो। यही तो एक बेनिफिट है कि आप लोन ले लो अभी और 5 साल के अंदर जैसे चाहे वैसे रिपे करो। जैसे जैसे पैसा होता है वैसे वैसे फिक्स्ड पीरियड में आप ईएमआई दे दे के थोड़ा थोड़ा करके रिपे करते जाओ। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिपेमेंट करो। रिपे करो, चुकाओ, अच्छे से चुकाओ, अपने हिसाब से चुकाओ। फिर इंप्रूव्स बिजनेस ग्रोथ। अगर आप बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, अगर आप बिजनेस के तरक्की के लिए लोन लेते हो, लोन लेके काम करते हो, तो आपका बिजनेस भी एक्सपांड करेगा बेटा। आपका बिजनेस भी एक्सपांड करेगा, आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए लोन लेके भी काम करना चाहिए। अगर आप 50% इक्विटी से काम कराते हो नॉर्मली, 50% मान लो इक्विटी शेयर बेच रहे हो, तो 50% लोन भी लो आप। ठीक है। अब 100% इक्विटी शेयर बेच के अगर काम कर दोगे तो वो नहीं चलेगा। नॉर्मली लोन भी लेना चाहिए। एक सही बिजनेसमैन को लोन लेना चाहिए, लोन लेके काम करना चाहिए। तो अगर ये थोड़ा सा आप डेट मिला दोगे अगर इक्विटी के साथ, उसी को अपने लोग बोलते हैं लिवरेज। और वो चीज अच्छा है। अदानी अंबानी, जितना भी आप बड़ा बड़ा बिजनेसमैन देख रहे हो, वो लोग क्या करता है? वो लोग लोन लेके काम करता है ना। ठीक है। अभी अपने लोग बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ टर्म लोन। अब कुछ कुछ बेइज्जती करेंगे टर्म लोन का। अब क्या क्या बेइज्जती करेंगे? सबसे पहले भैया इंटरेस्ट बर्डन आएगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, माथा पे कर्जा आएगा पूरा। इतना इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। आप प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, लेकिन आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तुम कहीं से भी निकाल, लेकिन इंटरेस्ट मेरा निकाल, बैंक वाला बोलेगा। अब प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट अपना जेब से भरना पड़ेगा। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, फेलियर टू रीपे लोन मे लीड टू द लीगल एक्शन और लॉस ऑफ एसेट। अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो आप पे लीगल एक्शन कर देगा। आप पे बैंक वाला लीगल एक्शन कर देगा, सूट फाइल कर देगा, और आपका जितना भी संपत्ति है वो सब उठा के लेके चला जाएगा। अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक वाले आप पे लीगल एक्शंस करेगा, और जितना भी एसेट है वो सब सब उठा के लेके चला जाए। जितना भी संपत्ति है सब उठा के चला जाएगा, घर बाड़ी गाड़ी सब उठा के चला जाएगा। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, कि थोड़ा सा लोन लेने के लिए भी, आजकल देखो लोन लेने के लिए जाओ कि 5 5 लाख या 10 लाख का लोन लेने के लिए भी आपको असेट्स गिरवी रखना पड़ेगा। तो अपना संपत्ति जो है गिरवी रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी लोन लेगा उसके लिए आपको अपना असेट्स गिरवी रखना पड़ेगा, अपना बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ सकता है। बैंक्स जनरली रिक्वायर कोलेटरल सिक्योरिटी बिफोर गिविंग लोन, मतलब कि सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा, कुछ सोना वोना गिरवी रखना पड़ेगा आप लोग।
फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, रेगुलर रीपेमेंट क्रिएट फाइनेंशियल प्रेशर ऑन बिजनेस। अगर मान लो कि हर महीने आप एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हर महीने आप एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये एक फाइनेंशियल प्रेशर है बिजनेस के लिए कि हर महीने मेरे को इतना कमाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका हर महीने 1 लाख का इंटरेस्ट है, हर महीने 1 लाख का लोन का इंटरेस्ट है, तो ये आपके लिए एक फाइनेंशियल प्रेशर है कि हर महीने आपको इतना कमाना ही पड़ेगा। इतना अगर नहीं कमाओगे फिर नहीं चलेगा। मतलब मिनिमम आपको 1 लाख कमाना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोन लेके काम नहीं करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोन लेके काम नहीं करते हो, अगर आप अपने फंड से काम करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस मान लो कि चला तो चला, नहीं चला तो दुकान बंद करके चले जाएंगे। बिजनेस अगर चला तो चला, नहीं तो दुकान बंद करके चले जाएंगे, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोन लेते हो वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर अपने को नेक्स्ट वाला बोला हुआ है, आइए नेक्स्ट अपने को बोला हुआ है कि एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। मतलब पैसा कहां कहां से आएगा, वो सोर्सेस का नाम लिखिए। सीधा सा बात बोला है कि पैसा कहां कहां से आएगा, वो सोर्सेस का नाम लिखिए। कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, अगर आपको अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए लंबे समय के लिए फंड्स चाहिए, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, 10 साल, 20 साल, 15 साल के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से जुगाड़ करोगे? वापस सुनिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए लंबे समय के लिए फंड्स खोज रहे हो कि 10 साल के लिए कोई फंड्स मिल जाते, तो वो पैसा कहां कहां से आएगा? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उसका नाम बताने के लिए बोला है। तो या तो सबसे पहले पहले आप इक्विटी शेयर इशू करके पैसा निकालिए। आप शेयर इशू कीजिए, अपना अपना कंपनी का शेयर्स बेचिए पब्लिक में, आप नॉर्मल पब्लिक में अपना कंपनी का शेयर्स बेचिए और पैसा जो निकालिए। या तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो अपने। तो ये कहाँ है कि फंड्स कहाँ कहाँ से जनरेट करें? या तो आप इक्विटी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो, या तो डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो। रिटेन्ड अर्निंग भी एक आपके पास ऑप्शन है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, हम लोग सारा का सारा शेयर होल्डर को बोलेंगे रुको, हम लोग तुमको डिविडेंड नहीं देंगे, हम इसको रिटेन करके रखेंगे फ्यूचर के लिए। कंपनी का प्रॉफिट अगर आप कंपनी के एक्सपांशन के लिए ही लगाओ और डिविडेंड नहीं दो कोई भी शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। एक रिटेन्ड अर्निंग भी हो गया, एक टर्म लोन हो गया जो आपको अभी अभी पढ़ाई लोन ले सकते हो, एक हो गया पब्लिक डिपॉजिट, एक लीज फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, बहुत सारे सोर्सेस हैं। अरे कंपनी 50 जगह से पैसा इकट्ठा करके ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे सोर्सेस है। अरे कंपनी हजारों जगह से पैसा इकट्ठा करके लेके आ सकती है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पे अपने को क्या बोला, देखिए यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एनी थ्री ऑफ देम। मतलब कि कोई तीन का कोई तीन सोर्स ऑफ फाइनेंस का हमको मेरिट्स भी बताना है और डीमेरिट्स भी बताना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स। अपने को तीन सोर्स ऑफ फाइनेंस का मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स का बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स क्या होता है बताइए तो। इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू रेस कैपिटल। इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर्स है जो कि कंपनी इशू करती है और बोलती है इस कंपनी के ओनर बन जाओ, इस कंपनी के ओनर बन जाओ। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। सर इसके मेरिट्स क्या क्या है? अच्छा, इक्विटी शेयर से अगर आप पैसा इकट्ठा करते हो, इक्विटी शेयर से अगर आप पैसा इकट्ठा करते हो अपना बिजनेस का, तो ये एक आपके लिए ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कभी जिंदगी में आपसे मांगने नहीं जाएगा कि मेरा पैसा रीबैक करो, नहीं, रीबैक नहीं होता है, रीबैक नहीं होता है। वो चाहे तो बेच सकता है आपका शेयर, लेकिन मांगने नहीं जाएगा कि मेरा पैसा लौटाओ, नहीं। नो कंपलसरी पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यहां पे आपको वो डिविडेंड का पेमेंट करना ही करना है शेयर होल्डर्स को, ऐसा कोई नियम नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी कभी डिविडेंड का पेमेंट नहीं भी किया जाता है कि इस बार हम तुम लोगों को डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है।
नो कंपल्सरी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि कंपनी को कोई कंपल्सरली डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना है। इम्प्रूव्स क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। और डीमेरिट्स में देखिए कि ओनरशिप एंड कंट्रोल्स का यहाँ पे वो बंटवारा होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर से अगर आप पैसा इकट्ठा करते हो तो क्या होता है इसका डीमेरिट से, कि कंपनी के ओनर्स बटेंगे, कंपनी के ओनर्स का बंटवारा होगा, बहुत सारा बंटवारा हो जाएगा, कि डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल, हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत खर्चा वर्चा बढ़ जाएगा, ये कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड डिविडेंड डिविडेंड पेमेंट में रिड्यूस रिटेन्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब जितने सारे ओनर्स, जितने सारे खाने वाले लोग, उतना प्रॉफिट का कम कम हिस्सा, उतना प्रॉफिट का कम कम हिस्सा। आप समझो ना कि इतने सारे खाने वाले लोग हैं, इतने सारे डिविडेंड है, इसीलिए रिटेन्ड प्रॉफिट भी कम हो रहा है, रिटेन्ड प्रॉफिट भी कम हो रहा है, कंपनी के लिए कुछ रख नहीं पा रहे हैं, अपना रिटेन्ड प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इतना जन को डिविडेंड दे रहे हैं कि कंपनी के लिए कुछ रख नहीं पा रहे हैं कि कंपनी का ग्रोथ हो पाए, एक्सपांशन हो पाए। तो इक्विटी शेयर का ये सब सब क्या है, डीमेरिट्स है बेटा, डीमेरिट्स है। तो यहाँ पे 3 मेरिट्स है, 3 डीमेरिट्स है, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डिटेल में थोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर ये डिबेंचर क्या होता है, अब डिबेंचर एक लोन के टाइप का ही होता है नॉर्मली। अब ठीक है, अब डिबेंचर क्या होता है, अब डिबेंचर एक लोन के टाइप का ही होता है। सो डिबेंचर एक लोन सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी एक पब्लिक से लोन लेती है, मतलब कि कंपनी, सीधा सा बात है, नॉर्मल ये पब्लिक से लोन लेती है और फिक्स्ड इंटरेस्ट का प्रॉमिस करती है कि हम हर महीने, हर साल आप लोगों को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जैसे कि इक्विटी शेयर का कोई, जैसे कि इक्विटी शेयर का कोई भी यहाँ पे भरोसा नहीं है कि वहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन डिवेंचर का पूरा भरोसा है, डिवेंचर में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। डिवेंचर आर द लॉन्ग टर्म बोरोड फंड रेस्ड बाय द इशूइंग डेट सर्टिफिकेट कैरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर है, तो इसका क्या क्या, इसका इसका क्या क्या मेरिट्स है भैया। इसका मेरिट्स है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब डिवेंचर का जो इंटरेस्ट कटाइएगा ना, तो इससे आप लोगों का टैक्स कम लगेगा, इससे आप लोग का टैक्स जो है कम लगेगा, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। सो सिंपल सी बात है कि जितनी डिवेंचर टैक्स, मतलब जितना डिवेंचर का इंटरेस्ट लगता है ना नॉर्मली, उतना आप लोगों का टैक्स नहीं लगेगा। उससे आपकी टैक्स सेविंग भी होती है, डिवेंचर इंटरेस्ट कटने से आपकी टैक्स सेविंग भी हो रही है उतनी, ठीक है। फिर ओनरशिप कंट्रोल्स रिमेन अनअफेक्टेड, ओनरशिप अफेक्ट नहीं होती, ओनरशिप अफेक्ट नहीं होती, डिवेंचर डिवेंचर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते, इसीलिए ओनरशिप कंट्रोल्स अफेक्ट नहीं होती। ओनर आप अभी भी हो, अभी भी उतने ही हो जितने पहले थे। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी, आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, इसीलिए कंपनी का ओनरशिप जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। फिर तीसरा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड सर्टेनली। अब डिबेंचर होल्डर्स को ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर होल्डर जो लोग भी होते हैं उन लोगों को ना हर महीने का इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड रेट ऑफ मिलता है। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और इसका डीमेरिट्स क्या है, अब इसका डीमेरिट्स है कि कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का बर्डन पड़ जाएगा, हर महीने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही देना है। अब शेयर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डिबेंचर अगर होल्डर हो तो हर महीने आप लोगों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड रेट बर्डन ऑन कंपनी। रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस क्रिएट फाइनेंशियल रिस्क, तो रीपे तो करना ही है, डिवेंचर होल्डर्स को आप लोगों को कभी ना कभी रीपे तो करना ही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कभी जिंदगी में रीपे ना करो तो भी चलेगा, बिकॉज वो लोग ओनर्स बन चुके हैं। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को कभी ना कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद आप लोगों को रीपे करना पड़ेगा, तो ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और असेट में नीड टू बी मॉर्गेज्ड एज सिक्योरिटी, असेट भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं कंपनी को, डिबेंचर के चक्कर में असेट्स भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं, असेट्स भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों थर्ड थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस का। अपने को 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस मेंशन करने बोला था, तो अपने लोग ने इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर और रिटेन्ड अर्निंग थर्ड वाला सोर्स है। तो थर्ड वाला सोर्स का बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग। अब कभी कभी कंपनी क्या करती है ना, मान लो कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अब कभी कभी कंपनी क्या करती है ना, कंपनी बोलती है कि हम तुमको डिविडेंड नहीं देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट में से कुछ पोर्शंस जो है वो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को,
तो कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है, उतना पैसा सेव करके रख लेती है कि कंपनी का एक्सपांशन में, ग्रोथ में काम आए। उसको अपने लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग आर द प्रॉफिट केप्ट इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम एज ए डिविडेंड। अब कभी कभी क्या करती है कंपनी, ये जो प्रॉफिट कमाती है उसका डिविडेंड वो नहीं देती है, वो सेव करके रख लेती है उतना पैसा, सेव करके रख लेती है उतना पैसा कि कंपनी के एक्सपांशन या कंपनी के ग्रोथ में काम आए नॉर्मली। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग का मेरिट्स क्या क्या है? नो इंटरेस्ट और रीपेमेंट बर्डन। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट या रीपेमेंट बर्डन नहीं है, सीधा सा बात है इक्विटी शेयर होल्डर को बोलने का कि इस बार हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, इस बार हम प्रॉफिट को कंपनी के ग्रोथ या एक्सपांशन के लिए लगाने वाले पैसे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इस बार हम आपको डिविडेंड नहीं देने वाले। ठीक है, फिर चीप एंड इजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये एक चीप है, इजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इंक्रीजेस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिर डीमेरिट्स क्या क्या है भैया? शेयर होल्डर्स में रिसीव लोअर डिविडेंड, इसका डीमेरिट्स है रिटेन्ड अर्निंग। जितना कंपनी अपना प्रॉफिट्स को रिटेन कर देगी, अपने पास सेव करके रखेगी, उतना कम डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर प्रॉफिट के लोभ में ही तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उनको कम डिविडेंड मिलेगा बिकॉज कंपनी रिटेन अर्निंग कर रही है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल एंड एक्सेस रिटेंशन में क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग शेयर होल्डर्स। ज्यादा रिटेंशन अगर होगा तो शेयर होल्डर्स भी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ बहुत सारे सोर्सेस भी है, प्रेफरेंस शेयर है, टर्म लोन है, लीज फाइनेंसिंग है, वेंचर कैपिटल है। उतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि आप लोगों को 3 सोर्स ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन करने बोला था। फिर वापस वही चीज दिया हुआ, एक्सप्लेन रिटेन्ड अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसको आप लोग खुद रीड कर लेना, अभी अभी तो पढ़े आप लोग कि रिटेन्ड अर्निंग को एक्सप्लेन कीजिए सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब सीधा सा बात है, जब एक कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं देती है और बोलती है कि इस बार तुम लोग को डिविडेंड नहीं देंगे, इस बार जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी के ग्रोथ और कंपनी के एक्सपांशन पे लगाएंगे हम। अगर कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है या डिविडेंड कम देती है, बोलती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार हम लोग कंपनी के ग्रोथ और कंपनी के एक्सपांशन में लगाने वाले हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वापस नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। आइए अब बात करते हैं अपने लोग नेक्स्ट कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। तो ट्रेड क्रेडिट मतलब होता है कि उधार पे माल लेना। अब दुकानदार को आप लोग देखे हो कि दुकानदार लोग क्या करता है, होलसेलर से उधार पे माल लेता है, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहां पे सप्लायर जो है वो उधार पे माल देता है, सप्लायर अपने कस्टमर को उधार पे माल देता है, सीधा सा बात है। एक दुकानदार अगर ऐसा है, एक एक रिटेलर अगर ऐसा है, रिटेलर होलसेलर से उधार पे माल लेता है, तो वो क्या है, ट्रेड क्रेडिट। एक मान लो रिटेलर है, वो होलसेलर से उधार पे माल लेता है, उधार पे माल लेता है कि 3 महीने का उधार है, 2 महीने का उधार है, उधार पे माल लेता है। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, इसको अपने लोग बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट सीधा सा बात है। So trade credit is a short-term source of finance under which supplier provides goods and services on credit without immediate payment। मतलब कि अभी अभी पेमेंट करने का दरकार नहीं है, जब पैसा हो तब देना, 2-3 महीने बाद। ठीक है, and the buyers makes payment after a specified period, it is commonly used for meeting working capital requirement। आप देखोगे एक रिटेलर जो है ना, रिटेलर आपके आसपास के दुकानदार को देखोगे, रिटेलर जो है ना वो उधार पे माल लेता है। किससे लेता है, होलसेलर से। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं उसको। तो इसके मतलब कि क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले तो भैया ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है मतलब कि 2-3 महीने के लिए आप लोगों को जो है उधार पे माल मिल जाता है। ठीक है, ये सप्लायर्स प्रोवाइड करता है, ये होलसेलर रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। जो सप्लायर्स होता है, जो जैसे कि होलसेलर्स हो गया, मैन्युफैक्चरर्स हो गया या सप्लायर्स हो गया, ये प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को। छोटे छोटे दुकानदार को होलसेलर लोग 2 महीने का 3 महीने का क्रेडिट प्रोवाइड करता है। नो इमीडिएट कैश पेमेंट, यहाँ पे इमीडिएट कैश पेमेंट आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, 2 महीने बाद आराम से ये सामान को बेच के पैसा दो। सपोर्ट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स, रोजमर्रा का बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली चलाने में मदद करता है। रोजमर्रे की जिंदगी, रोजमर्रे की जो बिजनेस है, जैसे कि चाय अगर आप बेचते हो तो चाय, बिस्किट, रोज का बिजनेस चलाने में ये हेल्प करता है आप लोगों को इजीली।
स्टॉक आपका खत्म नहीं होता, स्टॉक आपका बढ़ते रहता है, पैसा आप 2 महीने बाद दो आराम से। रिटेलर का सामान का कभी कमी नहीं पड़ेगा, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अब रिटेलर का कोई भी सामान गिरवी में नहीं रखता, होलसेलर गिरवी में नहीं रखता, मतलब यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का कोई स्कोप ही नहीं है कि तुम अभी संभाल लो 2 महीने बाद पैसा दे देना। सीधा सा बात है, तुम अभी संभाल लो 2 महीने बाद पैसा दे देना, ऐसा बोलता है होलसेलर रिटेलर को। और ये बिजनेस के रेपुटेशन के हिसाब से पैसा मिलता है उसको। अगर बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है, बिजनेस पैसा चुका देता है जल्दी, उसको पैसा मिल जाएगा, उसको माल मिल जाएगा उधारी पे। उधारी भी डिपेंड करता है आपके रेपुटेशन के ऊपर। आप अगर टाइमली पैसा चुकाते हो तो आपको उधारी मिलेगा, नहीं तो उधारी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवेंचर इन कंपनी फाइनेंसिंग, मतलब कि डिवेंचर का क्या इंपॉर्टेंस है। अब एक कंपनी के लिए डिबेंचर का क्या इंपॉर्टेंस है, एक कंपनी डिबेंचर के थ्रू पैसा क्यों उठाए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि 15-20 साल तक आराम से एक कंपनी को पैसा मिल जाएगा डिबेंचर इशू करके। एक कंपनी एक्सपांड करना चाहती है, एक कंपनी अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, तो 15-20 साल तक आराम से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जुगाड़ कर सकती है कंपनी डिबेंचर के थ्रू। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ओनरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। सो डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनरशिप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक कंपनी के ओनरशिप कंट्रोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ओनरशिप कंट्रोल बढ़ता नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कंट्रोल्स रिमेन्स विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रिएटर्स, नॉट ओनर्स। तो लोग क्रिएटर्स होते हैं, वो लोग ओनर्स नहीं होते हैं। ठीक है। फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट है, मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो नॉर्मली। एक कंपनी जो है अपने डिबेंचर होल्डर्स को हर महीने का इंटरेस्ट फिक्स्ड देती है। फिर भैया टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, आप लोगों को टैक्स सेविंग भी मिलता है। अगर एक कंपनी हर महीने डिबेंचर का कुछ इंटरेस्ट कटवाता है तो उसको टैक्स सेविंग भी मिलेगा, उतने का उसको टैक्स सेविंग मिलेगा, उतने अमाउंट का उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल जाता है एक कंपनी को, एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल जाता है, उससे जो करो, कंपनी को एक्सपांड करो, कंपनी को 2 मंजिला बनाओ, 3 मंजिला बनाओ, बहुत ग्रोथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी कैन रेस लार्ज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग मेथड। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग मेथड है, क्योंकि आप जैसे कि पढ़े हो कि डिवेंचर जो है वो रिडीमेबल भी हो सकता है, वो कन्वर्टेबल भी हो सकता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बहुत सारे टाइप्स के डिवेंचर्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है। कमर्शियल पेपर्स होता है कि जब एक बहुत बड़ी सी कंपनी, जब एक लार्ज कंपनी को ना फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक को ना कमर्शियल पेपर्स बेचते हैं। उस कमर्शियल पेपर्स के थ्रू वो पैसा उठाता है वो नॉर्मल पब्लिक से। एक बड़ी बड़ी कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो नॉर्मल पब्लिक को वो अप्रोच करता है, सुनो ना, तुम बैंक में क्या जमा करने जा रही हो, तो हम तुमको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। लार्ज कंपनी बोलता है कि हम तुमको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तुम हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। ए नॉर्मल, ये तुम हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, तुम हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम तुमको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। अगर बैंक 7% इंटरेस्ट देता है, हम 10% देंगे। तो इसका मतलब होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर मतलब जब लार्ज लार्ज कंपनीज, जब रिलायंस, टाटा, अदानी जैसे कंपनीज नॉर्मल पब्लिक को अप्रोच करती है कि जो पैसा तुम बैंक में जमा कर रही हो वो पैसा इस कंपनी में जमा करो, उसके बदले हम तुमको कमर्शियल पेपर देंगे। और बैंक अगर तुमको 7% इंटरेस्ट देती है, हम 10% देंगे। तुम आओ, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये पैसा सब रखो। इससे एक बड़ा सा कंपनी को फंड्स का जुगाड़ हो जाता है नॉर्मली। ठीक है। तो कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये किस लिए किया आता है, ये एक बड़ा कंपनी जो है अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया आता है कि नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक से जो पैसा आएगा उससे अपना वर्किंग कैपिटल, उससे अपना रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा की जो बिजनेस है उसको हम लोग चलाएंगे। वर्किंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब रोज का जो बिजनेस है उसको उसको वो चलाने का जो खर्चा है वो चल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस
कि कमर्शियल पेपर क्या करता है, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो कंपनी को एक शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा दिलाता है। सो कमर्शियल पेपर के मदद से कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा उठा सकता है मार्केट से, जो कि डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए उसको काम में लगेगा। मतलब डेली जो बिजनेस करने के लिए जो खर्चा होता है नॉर्मली, कि चाय का खर्चा, केटली का खर्चा, उसके लिए एक काम में आएगा। ठीक है। फिर लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि बैंक लोन के मुकाबले कम कॉस्ट पर फंड मिल जाता है नॉर्मली। ठीक है। अब अब एक कंपनी मान लो कि ये मतलब कि मतलब अब एक कंपनी मान लो कि वो बैंक लोन लेने जाएगा, तो कंपनी को ना बैंक लोन वाला ने बहुत ज्यादा हाई रेट लगाएगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, उससे कम में उसको लोन मिल जाएगा। फिर क्विक सर्विस ऑफ फाइनेंस, क्विक सर्विस ऑफ फाइनेंस, तो कम मतलब ये जो सीपी है ये जल्दी इशू हो सकता है, ये बहुत जल्दी इशू इशू हो सकता है। सो कमर्शियल पेपर्स कैन बी इशूड क्विकली विद अ सिंपल प्रोसीड्यूर एंड फीवर फॉर्मेलिटीज। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, ये अनसिक्योर्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी को सोना वोना गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी भी कुछ नहीं रखना पड़ेगा। सीधा नॉर्मल पब्लिक से पैसा उठाओ और एक्सपांड करो कंपनी को। इंप्रूव्स लिक्विडिटी पोजीशंस, एक कंपनी का जो लिक्विडिटी पोजीशन है, कैश वाला पोजीशन है, शॉर्ट टर्म का वो जो पोजीशन है, वो मेंटेन करता है। और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग मेथड, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग मेथड है। ठीक है। तो कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के हिसाब से कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि जैसे तुमको कमर्शियल पेपर्स इशू करना है, कौन सा पब्लिक को कमर्शियल पेपर इशू करना है, कितना इशू करना है, वो एक कंपनी जाने, मतलब कि कंपनी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात बस इतनी है। तो ये क्या था, ये था इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल पेपर्स। सो कमर्शियल पेपर क्या होता है, वापस से बता रहे हैं। जब एक नॉर्मल पब्लिक को एक बड़ी सी कंपनी अप्रोच करती है कि ये नॉर्मल पब्लिक, तो बैंक में क्या जमा करने जाता है, ये बैंक तो तेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं देता। अगर बैंक तेरे को 7% इंटरेस्ट देगा, मैं तुमको 10% इंटरेस्ट दूंगा, तू मेरे कंपनी में आ, तू मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर, मैं उसके बदले में तेरे को कमर्शियल पेपर दूंगा। तो जब नॉर्मल पब्लिक से एक कंपनी पैसा उठाती है और उस पैसे से अपना रोज का बिजनेस चलाती है, रोज का बिजनेस एक्सपेंस चलाती है, उसको बोलते हैं अपने लोग कमर्शियल पेपर। ठीक है। ये सब सब उसके फीचर्स थे, ऑलरेडी पढ़ लिए अपने लोग, ये चैप्टर भी पढ़ लिए, पार्ट भी खत्म। पार्ट भी खत्म, अब पार्ट सी में अपने लोग यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ से चालू करेंगे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।